मित्रों, हम में से अधिकांश ने बचपन में बाल बुद्धि को सहज ही कुशाग्र बनाने वाली पंचतंत्र की प्रेरक एवं मनोरंजक कहानियां अवश्य पढ़ी होंगी, क्योंकि हिंदी भाषा में लिखी गई इन कहानियों का हमारे देश के लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी भाषा में अनुवादित होने के कारण ये कहानियां विश्व विख्यात भी है। तो चलिए पंचतंत्र की कहानियों का इतिहास जानते हैं। पंचतंत्र की ये कहानियां कब और क्यों लिखी गई, इसके पीछे एक अत्यंत रोचक इतिहास है। कहते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से विख्यात है, एक सुदर्शन नाम का अत्यंत गुणी राजा राज्य करता था। एक दिन उस राजा ने किसी कवि के द्वारा पढ़े जाते हुए 2 श्लोक सुने, जिनका भाव कुछ इस प्रकार था। शास्त्र अर्थात ज्ञान ही मानव के वास्तविक नेत्र होते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हमारे समस्त संशयों एवं भ्रमों का छेदन किया जा सकता है। सत्य एवं तथ्य का परिचय भी ज्ञान के ही माध्यम से संभव हुआ करता है, तथा अपनी क्रियाओं के भावी परिणाम का अनुमान भी हम केवल अपने ज्ञान के द्वारा ही लगा सकते हैं। श्लोक नंबर 2। यौवन का झूठा घमंड, धन संपत्ति का अहंकार, प्रभुत्व अर्थात सबको अपने अधीन रखने की महत्वाकांक्षा तथा अविवेकिता यानी कि सही या गलत के बीच अंतर को न पहचानना, इन चारों में से एक का भी यदि हम शिकार बन गए तो जीवन व्यर्थ होने की पूरी संभावना होती है। और फिर जहाँ ये चारों ही एक साथ हो तो फिर तो कहना ही क्या। राजा ने जैसे ही ये श्लोक सुने तो उसे अपने नित्य कुमार्ग पर चलने वाले और कभी भी शास्त्रों को न पढ़ने वाले पुत्रों का ध्यान हो आया। अब तो वह अत्यधिक विचलित होकर सोचने लगा कि विद्वान कहते हैं कि इस संसार में उसी का जन्म लेना सफल होता है जो अपने सुकर्मों के द्वारा अपने वंश को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है, अन्यथा तो इस परिवर्तनशील संसार में लोग बार बार जन्म लेकर मृत्यु का शिकार बनते ही रहते हैं। दूसरे 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह अपने कुल का उद्धारक बनता है। ठीक वैसे ही जैसे एक अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करता है, जबकि यह काम आकाश में स्थित अनगिनत तारे भी नहीं कर पाते। अब राजा सुदर्शन केवल इसी चिंता में घूमने लगा कि कैसे वह अपने पुत्रों को गुणवान बनाए, क्योंकि वे माता पिता जो अपने बच्चों को शिक्षा के सुअवसर उपलब्ध नहीं करवाते, वे अपने ही बच्चों के शत्रु हुआ करते हैं, क्योंकि बड़े होने पर ऐसे बच्चों को समाज में कोई भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जैसे हंसों की सभा में बगुलों को समान कहा। दूसरे, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी रूपवान क्यों ना हो, उसका कुल कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, यदि वह ज्ञान शून्य है तो समाज में आदर का पात्र नहीं बन सकता। जैसे कि बिना सुगंधी वाले टेसू के पुष्प दिवाले की प्रतिमा का श्रृंगार नहीं बन सकते। चिंतित एवं दुखी मन होने के बावजूद भी राजा ने एक दृढ़ निश्चय कर ही लिया कि अब भाग्य के सहारे बैठना ठीक न होगा, बस केवल पुरुषार्थ ही करना होगा। उसने बिना समय गवाए पंडितों की एक सभा बुलवाई और उस सभा में आए पंडितों को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित करते हुए कहा, क्या आप में से कोई ऐसा धैर्यशाली विद्वान है जो मेरे कुमार्गामी एवं शास्त्र से विमुख पुत्रों को नीति शास्त्र के द्वारा सन्मार्ग पर लाकर उनका जन्म सफल बना सके। मित्रों, विद्वानों की उस सभा में से विष्णु शर्मा नाम का एक महापंडित, जो समस्त नीति शास्त्र का तत्वज्ञ था, गुरु बृहस्पति की भांति उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, राजन, आपके राजपुत्र आपके महान कुल में जन्मे हैं। मैं मात्र 6 महीनों में इन्हें नीति शास्त्र पढ़ाकर इनका जीवन बदल सकता हूँ। यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ राजा और बोला, एक कीड़ा भी जब पुष्पों के साथ सज्जनों के मस्तक की शोभा बन सकता है और महान व्यक्तियों के द्वारा प्रतिष्ठित एक पत्थर भी ईश्वर की प्रतिमा का स्वरूप ले सकता है, तो निसंदेह आप भी यह कठिन कार्य अवश्य कर सकते हैं। अब राजा सुदर्शन ने बड़े सम्मान के साथ अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए पंडित विष्णु शर्मा को सौंप दिया, और उस विद्वान ने भी राजा के उन शास्त्र विमुख पुत्रों को मात्र 6 महीनों में पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं की मनोरंजक तथा प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र का ज्ञान करवाया, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। मित्रों, यही कहानियां पंचतंत्र की कहानियां कहलाती है, जो हितोपदेश नामक ग्रंथ का आधार है। आइए पंचतंत्र की 2 प्रसिद्ध कहानियां पढ़े और अपने बचपन को और साथ साथ इनसे मिलने वाली प्रेरणा एवं सीख को भी पुनः स्मरण कर ले। कछुआ और खरगोश की कहानी। एक बार की बात है कि एक जंगल में एक कछुए और एक खरगोश में रेस हो गई। अभी दौड़ते दौड़ते थोड़ा ही समय गुजरा था कि खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ काफी पीछे रह गया है। उसने सोचा कि
कि कछुए की चाल तो बहुत ही धीमी है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। अब वह एक पेड़ की ठंडी छांव में ऐसा सोया कि कछुआ धीमी चाल होने के बावजूद भी उससे आगे निकलकर अपने गंतव्य तक पहुंचकर रेस जीत गया। मित्रों, इस कहानी के आधार पर ही यह कहावत मशहूर हो गई, जिसे लोग अक्सर दोहराया करते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था, जिसकी मित्रता उस नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को भी खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, अपने पति से उस बंदर का दिल लाने की जिद की। पत्नी के हाथों मजबूर हुए मगरमच्छ ने भी एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है, इसलिए वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने भेद खोल दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। बंदर को धक्का तो लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और तपाक से बोला, ओह, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ की खोखल में संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उन्हें खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, अरे मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। मित्रों, बचपन में पढ़ी यह कहानी आज भी मुसीबत के क्षणों में धैर्य रखने की प्रेरणा देती है, ताकि हम कठिन से कठिन समय का डटकर मुकाबला कर सके, दूसरे मित्रता का सदैव सम्मान करें।